ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है हीट एंड कैलोरीमेट्री। ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर के साथ में हीट की जो भी एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है। ठीक है। तो इससे पहले हमने कर लिया है थर्मोमीटर्स के बारे में। ठीक है। टेम्परेचर स्केल्स के बारे में हमने पढ़ा कि भी वो क्या चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हीट देने से उनमें एक्सपांशन होता है। दैट वाज द सेकंड लेक्चर। एंड टुडे इज द थर्ड लेक्चर, दैट इज हीट एंड कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमीटर क्या होता है इसके बारे में आपने शायद पता होगा, आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। हैव यू रेड अबाउट इट, कैलोरीमेट्री और नॉट? नो। चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो, तो कैलोरीमेट्री एक्चुअली इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द हीट। ठीक है। तो जाउल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है ना, यू कॉल इट जूल और जाउल वटेवर। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे हीट के ऊपर। तो वो जो एपरेटस था दैट वाज नोन एज कैलोरीमीटर। और कैलोरीमीटर के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये सिद्ध किया था कि जो वर्क डन होता है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक है। तो वर्क और हीट के बारे में उन्होंने पूरी की पूरी उसमें कमेंट्री लिखी है और सारी चीज़ें उसमें क्लियर की है। तो अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कि भाई वो हीट और कैलोरीमेट्री क्या होती है। तो हमारे कैलोरीमेट्री में मतलब जैसे बर्फ़ है, उसको बर्फ़ को आपने पिघलाना है तो हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड। फिर उस पानी को आपने स्टीम बनाना है तो हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है। इस तरह की चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है व्हाट इज़ हीट। तो हीट की एक सिंपल डेफिनेशन है, द एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट। ठीक है, विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम which is transferred from one body to another। ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ड्यू टू टेम्परेचर। तो हमने पहले टेम्परेचर स्केल्स में टेम्परेचर को डिफाइन किया। उसके बाद हमने टेम्परेचर स्केल बनाया जिसमें हमें ये पता चला कि ये वाली बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। उसके बाद हमने उन दोनों को जब कनेक्ट किया तो देर वॉज एन एनर्जी दैट वॉज फ्लोइंग फ्रॉम दी बॉडी हैविंग हायर टेम्परेचर टू द बॉडी विच इज एट द लोअर टेम्परेचर। वो जो ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, उस एनर्जी को हमने बोल दिया हीट। ठीक है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, एक बड़ा क्लोज कॉन्सेप्ट है। इंटरनल एनर्जी, बट व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, यहां पर हमें कंफ्यूजन होता है। तो इंटरनल एनर्जी आपने देखना है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद configuration and random motion of atoms and molecules within a body is called internal energy। तो इंटरनल एनर्जी हम वो एनर्जी है जो एक्चुअल में इन मॉलिक्यूल्स के पास है, जो यहाँ पर मॉलिक्यूल घूम फिर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी, ये वो जो भी एनर्जी उनके पास है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो हीट जो होती है, हीट व्हेन एब्जॉर्ब्ड, हीट एनर्जी when absorbed by a body it is stored
एज इंटरनल, इट इज स्टोर्ड एज इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी के रूप में वो जो हीट है वो सेव हो जाती है। तो अब आपको ये बात समझनी है कि हीट एनर्जी है क्या। हीट एनर्जी इज द एनर्जी विच इज मूविंग फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर until it is moving, either it is moving into the body or it is coming out of the body, the energy is called heat. बट जब वो एनर्जी स्टोर हो जाती है तो वी डोंट कॉल इट हीट, वी कॉल इट इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी उसकी किसी भी रूप में हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कुछ मर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो हीट आई, हीट एब्जॉर्ब हो गई, तो वी विल कॉल इट इंटरनल एनर्जी। तो ये हो गए आपके पास दो चीजें, वेरी क्लोज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। चलो, तो अब हीट के यूनिट्स और ये सब तो अब आपको पता ही है। तो चलो अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं हीट के बारे में। जो हमने पहले किए हैं ऑलमोस्ट वैसे से ही है। बेटा कॉन्फ़िगरेशन होता है, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट हो जाती है वो। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसे बैलून है, जैसे आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में सरफेस टेंशन का बैलून बनाया, तो हमने बोला कि हमने सोप बबल क्रिएट किया। तो सोप बबल की एक अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी है, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि उसके बैलून का रेडियस क्या है, इजंट इट। तो दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसकी शेप क्या है। अभी बैलून छोटा है, बाद में बैलून बड़ा हो गया, तो उसकी जो शेप बनती है दैट इज कॉन्फ़िगरेशन, जो मॉलिक्यूल्स की जो कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके पीछे कुछ फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं जिसके कारण वहां पर वर्क डन होता है और वहां पर एनर्जी बनती है। तो जो भी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, द एनर्जी ओइंग टू द पोजीशन एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडीज, ठीक है। तो जब आपने हीट दिया किसी एयर को, तो एयर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में भी तो कुछ चेंजेस हुई होंगी। तो वो जो उनके पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस हुई दैट विल बी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जैसे PV इज इक्वल टू nRT हम जानते हैं उसमें कि अगर आप उसको हीट देते हो तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज हो गई, कॉन्फ़िगरेशन ही तो चेंज किया आपने, ठीक है। दैट इज इट। चलो, तो सबसे पहला हम बोलते हैं SI यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो, आपके पास जो SI यूनिट इसका बनेगा दैट SI यूनिट इज जॉल्स। जाउल से हम इसको डिनोट करते हैं। किलो जूल्स भी यूज होता है, ठीक है, लेकिन किलो जूल्स इज बिगर यूनिट, किलो जूल, ठीक है, जो यूज कर सकते हो आप। तो ये SI यूनिट है, लेकिन SI यूनिट इसका जाउल ही है। तो जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो किलो जूल में कैलकुलेशंस नहीं करनी, आपको जाउल में ही कैलकुलेशन करनी है। बड़ी जगह पर हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है हमारी इक्वेशंस में, और अगर आप किलो जूल के साथ भी चले जाओगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती जनरली। लेकिन अगर आपने स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायर रूट लेना है, या कुछ इस तरह की कैलकुलेशंस करनी है, तो आपके किलो जूल में गलत हो जाएगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर इफ यू कन्वर्ट इट इनटू जूल एंड देन ओनली यू डू योर कैलकुलेशंस, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस क्या होंगी, बिल्कुल एनर्जी और वर्क वाली डायमेंशंस होंगी, M1 L2 T-2, ठीक है ना, ये उसके डायमेंशंस हो गए। और इसका एक यूनिट और होता है CGS यूनिट, वो होता है 1 कैलोरी, ठीक है। तो ज़्यादातर फूड्स और ये सब के लिए यूज होता है। तो अदर यूनिट्स लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 1 कैलोरी, तो 1 कैलोरी, इसमें C स्मॉल आएगा बेटा, ठीक है ना, नहीं C कैपिटल आएगा। चलो, 1 कैलोरी इज इक्वल टू, दो मिनट, हाँ ठीक है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जॉल्स, ठीक है। कैलोरी को एक बार मुझे देख लेने तो बेटा, कैलोरी
आई एम डाउटफुल कि सी कैपिटल होता है इसमें, तो लेट मी चेक इट। हर जगह पर किलो कैलोरी लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, किलो कैलोरीज में के और सी दोनों स्मॉल लेटर होते हैं, एनीवेज इसको बाद में देख लेते हैं हम, ठीक है। तो दिस इज 4.2 जाउल्स, और टू बी एग्जैक्ट 4.186 जाउल्स। ओके, ये जो हो गया। और 1 कैलोरी जो है वो हीट, इसमें चैप्टर में कैलोरीमेट्री में 1 कैलोरी, कैलोरी यूनिट ही ज़्यादा यूज होगा। वाई? तो 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन, 1 calorie is defined as amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 डिग्री सी और सी डिग्री। सी डिग्री मतलब डेल्टा टी, तो मैंने यहाँ पर सी डिग्री लिख दिया बेटा, ठीक है। तो आप देखोगे 1 कैलोरी को इन्होंने डिफाइन कैसे किया, इन्होंने डिफाइन किया कि 1 कैलोरी है, अगर आप उसको 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सी से उसका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करें तो द हीट रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 1 कैलोरी। लेकिन जाउल्स की डेफिनेशन ये नहीं होती। अगर आप 1 जूल की डेफिनेशन करो तो इट इज नॉट दिस, तो 1 जूल इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो जब ये कैलोरीमेट्री चैप्टर बन रहा था तो एट दैट टाइम आप यूँ लगा लो कि द सीजीएस सिस्टम वाज इन वोग, एंड दैट इज वाई सारे के सारे यूनिट्स जो है वो सीजीएस सिस्टम में ज़्यादा अच्छे से डिफाइंड है इस चैप्टर के लिए। तो इस चैप्टर के लिए मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन रहेगी कि जब भी आपने कोई कैलकुलेशन करनी है या न्यूमेरिकल देना है तो सीजीएस में ही कंटिन्यू करो। एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करके उसमें आप कैलकुलेशन करो, दैट विल बी ईजियर। और उसके बाद जब आप लास्ट आंसर दोगे उसको अगेन एसआई यूनिट एमकेएस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो आपके लिए इस चैप्टर के लिए सीजीएस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये डिपेंड करेगा आपके न्यूमेरिकल पे। जनरली इट विल बी सीजीएस दैट यू आर सपोज्ड टू यूज। नाउ लेट अस मूव टू पॉइंट नंबर 2। ओके, सो पॉइंट नंबर 2 इज, इसमें अब वेट ए मिनट। ओके, तो हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड into other kind of energies। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो कि आपने किसी चीज़ को हीट दी तो वो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। हीटिंग अ गैस will result in increase in temperature increase in kinetic energy of molecules। ठीक है, इंक्रीज इन दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से आपकी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट होता है। आपका पूरा थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन हीट एंड वर्क। तो हीट एंड वर्क आर इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है। तो ये आपके पास 2 एग्जांपल्स दे दिए। तो हीट एंड वर्क आर इंटर कन्वर्टिबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स इसी बात पर ही बेस्ड है। नाउ पॉइंट नंबर 3,
Next point is that temperature of a body may not change when heated. ठीक है, जब आपने हीट किया तो टेम्परेचर उसका चेंज नहीं हो रहा, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। ज़्यादातर तो यही है कि भी आपने हीट किया तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बट व्हेन डज दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन्स? दिस हैपन्स इन एग्जाम्पल केस का बेटा नहीं पता? फेज चेंज। फेज चेंज मतलब जब आपकी लाइक आइस, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आइस इज हीटेड and gets converted into बिल्कुल बिल्कुल वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहां पर आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगी। ठीक है, द हीट एब्जॉर्ब्ड in this phase change is known as latent heat of fusion. Is that fine? ठीक है, उसी प्रकार latent heat of evaporation also when water at 100 डिग्री सेंटीग्रेड gets converted into 100 degree steam. The heat is known as latent heat of evaporation. ठीक है जी, तो ये हो गया आपका लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। तो दोनों के केसेस में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा लेकिन हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, लेटेंट का मतलब छुपी हुई। तो हम उसको हमने नाम क्यों दिया लेटेंट हीट, कि ये ऐसी हीट है भाई जो छुप गई। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को हीट करोगे तो वो गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एंड इट विल बी विजिबल। हमें पता चल जाएगा कि यार कहीं ना कहीं से बॉडी हीट अप हुई है क्योंकि इसके टेम्परेचर में चेंजेस हुई हैं। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा लेकिन हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली। तो दिस हीट, ये हीट गई कहाँ? नोबडी नोज कि वेयर दिस हीट हैज गॉन। तो दैट इज व्हाई वी हैव कॉल्ड इट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड इवेपोरेशन। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, ये थर्मोडायनेमिक्स में से आया बेटा, कि हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शंस। बस इसको इतना ही लिखना है आपने, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। पाथ फंक्शन का मतलब है दे डिपेंड अपॉन पाथ। तो दिस विल बी कंप्लीटली टेकन इन डिटेल्स इन द चैप्टर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेटर, बट नॉट नाउ। ठीक है ना, तो हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शंस, ये बात आपकी क्लियर हो गई। चलो जी, अब चलते हैं हम इसके आगे। नाउ what is the next concept? Next concept is specific heat. Specific heat. Now what is specific heat? ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट को हमने कैसे डिफाइन किया? इट इज द हीट रिक्वायर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये कॉन्सेप्ट। to raise the temperature of
1 kg of body by 1 C डिग्री, सी डिग्री मतलब डेल्टा टी, ठीक है ना, और केल्विन आप यहाँ पे लिख सकते हो, और केल्विन, ठीक है, इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर सी स्पेसिफिक हीट, सी छोटा लिखते हैं, ठीक है ना, स्मॉल लेटर सी। तो स्मॉल लेटर सी इज गिवन बाय द हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। यहां से आपके पास आ जाता है एक फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। परहैप्स आपके 10th स्टैंडर्ड में अब नहीं था, तो आजकल ये चीज़ 10th स्टैंडर्ड में नहीं होती, लेकिन हमारे टाइम पे ये 10th स्टैंडर्ड में इनका पूरा एक चैप्टर होता था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, फिर तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जानते हो ऑलरेडी, ठीक है। दिस इज स्पेसिफिक हीट, ओके। चलो जी, तो यहाँ पर आप डेल्टा भी लिख सकते हो, डेल्टा Q, ठीक है ना। तो हीट रिक्वायर्ड, ठीक है ना, और कितनी हीट चाहिए इतना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, दैट इज C। अगर आप C की वैल्यू अब हम फाइंड करते हैं फॉर वाटर C इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, याद है किसी को? इट इज 4.2 किलो जूल्स, या फिर आप ऐसा करो 4200 ही कर लो, 4200 जाउल पर केजी केल्विन, मतलब 4200 जाउल एनर्जी चाहिए 1 किलो पानी का 1 केल्विन से टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। बट काफ़ी एब्जर्ड है, लेकिन अगर मैं CGS यूनिट में बात करूं तो हाउ इजी इट इज़। तो CGS यूनिट में इट इज़ 1 कैलोरी पर ग्राम C डिग्री, और केल्विन भी आप यहाँ पर लिख सकते हो C डिग्री। C डिग्री मतलब डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का यूनिट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेल्टा टी का यूनिट C डिग्री होता है, और टेम्परेचर का यूनिट डिग्री C होता है। बट ज़्यादा इतना कोई वो नहीं है कि भी आप ऐसे ही लिखो, अगर आप ऐसे दोनों तरह से लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्पेसिफिक हीट आप देख सकते हो बेटा कि कैलोरी में अगर आप बात करो तो इट इज़ वेरी इजी। तो आप 1 कैलोरी को पहले अपने डिफाइन ही ऐसे किया है कि 1 कैलोरी इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ है, दैट इज स्पेसिफिक हीट। तो ये हो गया आपका MKS यूनिट, तो जो SI यूनिट है, एंड दिस इज CGS। हाँ बेटा बोलो। नो 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 नो, 1 कैलोरी के लिए बेटा 1 ग्राम ही आएगा। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, एनी बॉडी नहीं लिख सकते, इट हैज़ टू बी वाटर। वाटर, पानी के केस में जो आपको हीट देनी पड़ेगी दैट विल बी इक्वल टू 1 कैलोरी। अगर आपने कोई और फ्लूइड ले लिया, उसको 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ी तो उसको तो हम यही कहेंगे कि ज़्यादा कैलोरीज चाहिए। तो इट इज़ नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी में पानी का जिक्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो थिंग्स पानी के अकॉर्डिंग ही सेट की हुई है हमने। तो ये हो गया आपके पास स्पेसिफिक हीट बेटा, ठीक है ना। अब बाकी चीज़ें तो स्पेसिफिक हीट के बारे में आप जानते ही हो। अब इसको मैं आपको बोल दूं कि व्हाट इज़ डायमेंशन एंड ये वो, दे आर नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा यूनिट मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसकी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज वेरिएशन ऑफ specific heat with respect to temperature, okay, with respect to temperature। चलो जी, तो वैसे तो सोचा जाता है कि यार इट डज नॉट चेंज, इट इज़ कांस्टेंट,
जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी लेनी है, तो आपने बोल दिया सर 1 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो विल इट चेंज अगर मैं टेम्परेचर बताऊं कि वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज वी टेक इट कांस्टेंट। बट इसकी एक बहुत छोटी सी वेरिएशन होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हमें घबराने की रिक्वायरमेंट है। बट येस, द स्पेसिफिक हीट विल वेरी विद टेम्परेचर, इट विल इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर सिर्फ ये लिखना है कि इट विल इंक्रीज, दैट्स इट। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक अलग ही इसका वेरिएशन है। मेटल्स के लिए अलग है, पानी के लिए अलग है, बर्फ़ के लिए अलग है, सब चीज़ों के लिए अलग है। तो वी आर नॉट गेटिंग इनटू दोज थिंग्स। हमने सिर्फ यहाँ पे लिख दिया कि इट वेरीज, और हमारे केस में इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बस इससे ज़्यादा हमें पता नहीं करना। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज वी विल टेक इट कॉन्स्टेंट। डन हो गया। स्पेसिफिक हीट इज मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन, which is 3.5 कैलोरी पर ग्राम सी डिग्री। 3.5 वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है बेटा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी, दैट इज वन ऑफ द वेरी हाई स्पेसिफिक हीट्स। तो पानी की स्पेसिफिक हीट हाई है, बहुत हाई है, ठीक है। 1 कैलोरी, चाहे वो 1 है, लेकिन जो बाकी बॉडीज है उनकी 1 भी नहीं होती, 0.5 0.2 इस तरह से होती है। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट। अब इसके पीछे एक एग्जाम्पल है जिससे आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। तो क्वेश्चन आता है कि आप गर्मियों में पानी का छिड़काव करते हैं ना, वी स्प्रिंकल वाटर अराउंड अवर हाउसेज, अराउंड ऑन अवर रूफ एंड ऑल दैट, ताकि वो ठंडा हो जाए वहाँ पे ना, मतलब पानी उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर ले। तो वाई डू वी यूज़ वाटर लाइक दैट? तो उसके पीछे रीज़न ये है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखो आपके पास फार्मूला है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डेल्टा टी टेम्परेचर, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले मान लो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ठंडा हो जाए। मेरे पास 2 फ्लूइड पड़े हैं, एक बाल्टी में मेरे पास पेट्रोल पड़ा है और दूसरी बाल्टी में मेरे पास वाटर पड़ा है। तो कौन सी चीज़ यूज़ की जाएगी? वाटर। अब उसका रीज़न ये नहीं है कि पेट्रोल बहुत महंगा है लेकिन वैसे बता रहा हूँ, अब अगर आप किसी और फ्लूइड को ले लोगे, मान लो पेट्रोल को ही ले लो, आपने पेट्रोल फेंक दिया, तो मैं कहता हूँ उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम है और मास उसका हमने मान लिया कांस्टेंट है, तो स्पेसिफिक हीट कम है तो डेल्टा टी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है 42 डिग्री, तो जो चीज़ हमने वहाँ पर स्प्रिंकल की वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करके 42 डिग्री बना लेगा। तो फिर हमें उसको स्प्रिंकल करने का फ़ायदा ही क्या हुआ भाई? पहले भी यहाँ पे 42 डिग्री था, अब मैंने यहाँ पर ऐसे पानी फेंक दिया या कोई चीज़ फेंक दी, उसने हीट एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर इंक्रीज करके 42 डिग्री बना दिया, तो मेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, वो तो उतनी ही गर्मी रही। तो हमने क्या किया, उसके टेम्परेचर को लोअर करने के लिए वाटर यूज किया जिसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है। मतलब अ लॉट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो जब मैंने यहाँ पर पानी स्प्रिंकल किया तो पानी ने ज़मीन में से बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब कर ली और खुद का टेम्परेचर थोड़ा सा ही बढ़ाया। मतलब हीट सारी एब्जॉर्ब कर रहा है और टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। आप समझे मेरी बात? तो दैट इज वाई वी स्प्रिंकल दोज फ्लूइड्स जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। तो पानी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने के कारण पानी इज़ वेरी इफेक्टिव इन सच काइंड ऑफ केस। तो हाइड्रोजन के केस में दिस इज मैक्सिमम सबसे ज़्यादा हीट चाहिए, तब जाकर कहीं हाइड्रोजन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, नहीं तो हाइड्रोजन का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। इज दैट फाइन? ठीक है ना।
and it is minimum for रेडन एंड एक्टिनियन। तो मैं इसकी सिर्फ एक वैल्यू वैसे लिख रहा हूँ 0.02, ठीक है। तो रेडन के केस में बहुत ही कम है, थोड़ी सी भी हीट दे दोगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। मेटल, स्टील, हमारे बर्तन कॉपर के बर्तन बनते हैं, तो थोड़ी सी भी हीट दी तो उसका टेम्परेचर बड़ी जल्दी इंक्रीज हो जाता है, तो हमें बिल्कुल भी 1 मिनट का भी डिले नहीं होता, ठीक है। तो हीट डायरेक्टली आपके फूड को मिलती है। चलो जी, पॉइंट नंबर 3। नाउ स्पेसिफिक हीट also depends upon phase ऑफ मटेरियल। तो जो मटेरियल का फेज, जैसे मतलब लिक्विड वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो अलग होगी, जो वाटर की जो आइस है उसकी अलग होती है। तो उसका भी मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे लिखवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आइस के लिए इट इज़ 0.5 एंड इन लिक्विड स्टेट इट बिकम्स 1। कितना फर्क है देखो, आधी हो जाती है। स्टीम के लिए इट इज अगेन वेरी वेरी लेस। तो स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज करना हो तो आसान है, लेकिन पानी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करना है तो वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। बर्फ़ का भी टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, ये हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 4। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ फेज चेंज, इन केस ऑफ फेज चेंज, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। तो अब आप यहां पर देखो C को क्या लिखोगे, C इज इक्वल टू, तो फेज चेंज में डेल्टा T 0 होता है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ गया आंसर आपका। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ का फेज चेंज हो रहा है तो एट दैट टाइम वी विल से दैट द स्पेसिफिक हीट इज इन्फिनिटी बिकॉज द टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज। वैसे तो जब फेज चेंज होता है तो हम Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, ठीक है ना। तो यू कैन नेग्लेक्ट दिस पॉइंट ऑल्सो। पॉइंट नंबर 5, स्पेसिफिक हीट ओके मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है इस चीज़ का, बट स्पेसिफिक हीट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। कुछ मटेरियल पाए गए ऐसे कि स्पेसिफिक हीट नेगेटिव है, मतलब उससे हीट निकाल लो तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीजेज when heat is withdrawn from it, from the substance, okay। तो ये नेगेटिव भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 6, ओके। फॉर वेपर्स, अगर मैं वाटर वेपर्स की बात करता हूँ या गैसेस की बात करते हैं, specific heat is of 2 types। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये पॉइंट आपके लिए। ए, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे CP, एंड बी इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, and it is written as CV। तो CP is always greater than CV। तो CP और CV क्या होते हैं, हम आगे थर्मोडायनेमिक्स में इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है इनमें से जो आप निगलेक्ट कर सको कि भी चलो इसको हम छोड़ देते हैं, तो आपने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं छोड़ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 6। ओके, तो इसके बाद पॉइंट नंबर 7, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। नाउ व्हाट इज दिस? तो इसका मतलब है कि भाई वो कितनी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, बॉडी जो है वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी। देखो अब Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब तो होता है कि भाई आपने मास भी बता दिया कि 1 kg या 1 ग्राम। अब मैंने बोल दिया बॉडी, तो बॉडी जितने मर्जी किलो की हो। अब मान लो आपके पास यहाँ पे 10 किलो पानी पड़ा है, तो 10 किलो पानी तो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा ना, तो दैट इज हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज एम इंटू सी। तो इसको कैपिटल सी के साथ डिनोट किया जाता है, एम इंटू सी। तो आपके पास ये बन गया हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। सो दिस इंप्लॉयज हीट कैपेसिटी कैपिटल सी इज इक्वल टू द हीट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है ना, एंड द यूनिट फॉर दिस विल बी जाउल पर सी डिग्री। तो मेरी बॉडी जो है उसका मैं 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूँ, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी। अब बॉडी आपकी जितने मर्जी किलो की हो सकती है, आप कहो यार ये तो बॉडी मेरी 10 किलो की बॉडी, तो इसका अगर मुझे टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो अ लॉट ऑफ हीट विल बी रिक्वायर्ड, अ लॉट ऑफ हीट विल बी रिक्वायर्ड। तो मैं तो बॉडी की टर्म्स में बात करना चाहता हूँ, मुझे क्या लेना यार मटेरियल कौन सा है। आप कहोगे यार ये तो स्टील की बनी है, इसकी स्पेसिफिक हीट कम। अरे हाउ डज दैट मैटर टू मी? मेरे पास 10 किलो की वो चीज़ पड़ी है, मैंने सारी की सारी हीट उसमें एब्जॉर्ब करवा दी। सो दिस इज हाउ इट इज यूज्ड। तो ये बॉडी है बेटा, इस बात को आपने याद रखना है कि हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड फॉर ए बॉडी, स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड फॉर सब्सटेंस, फॉर ए मटीरियल। तो ये हो गया हीट कैपेसिटी। Point 8 is a very similar concept. मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब ये हमारे पास गैसेस के लिए या किसी चीज के लिए यूज होगा जिसमें हम मोल्स में बात करेंगे, मोल। तो दिस इज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल। ठीक है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर to change the temperature of 1 mole of a substance by 1 C degree। सिंपल। ठीक है ना, अब हम मोल्स में बात करेंगे तो फॉर्मूला तो मेरे पास वही रहेगा, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो लेट अस नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गेट टू द मोल्स। तो मोल हम कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल बात है, इसको मॉलिक्यूलर मास पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर मास पे अगर हम डिवाइड करें तो नंबर ऑफ मोल, यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ, जो मास है इसका फॉर्मूला होता है ना, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, दैट वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। yes, तो दिस मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो यहां से आप फाइंड करोगे कि हीट टेकन बाय फॉर 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल यहाँ पर n इज इक्वल टू आप 1 पुट कर दो तो आपके पास आ जाएगा पर यूनिट मोल में जाना चाहता हूँ। ठीक है, एंड दैट इवन डेल्टा टी 1 डिग्री से हीट मैंने बढ़ानी है, सो दैट विल बी इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय द सी, दैट इज स्पेसिफिक हीट। तो ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो क्या हो गया? स्पेसिफिक हीट ऑफ लेट अस से वाटर, तो या स्टीम, वाटर वेपर्स की अगर मैं बात करूं
तो स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी, मल्टीप्लाई बाय दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18। तो 18 से आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया वो, 18 कैलोरी पर डिग्री सी। ठीक है, तो 18 से मल्टीप्लाई हो गया, तो वो आपके पास बन गया मोलर हीट कैपेसिटी, दैट वो होगी ये आपके पास। बेटा जी बात क्लियर हो गई। सो दिस इज C इज इक्वल टू C इंटू M। तो M इज द मॉलिक्यूलर मास। आई होप इट इज क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 9, थर्मल कैपेसिटी वी हैव डन, वाटर इक्विवेलेंट नॉट रिक्वायर्ड। बस जी, लो जी, हो गया आपके पास सारे का सारा। और लेटेंट हीट तो मैं आपको करवा ही चुका हूँ, है ना। तो लेटेंट हीट, लेटेंट हीट की डेफिनेशन मैं आपको करवा चुका हूँ कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दोनों करवा दी है ना मैंने। कहाँ गया, इवेपोरेशन नहीं है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है यहाँ पे। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में फर्क होता है, पता है? हाँ भाई, पता है कि नहीं पता? ठीक है, और इनकी वैल्यूज मैं आपको लिखवा देता हूँ, लेटेंट हीट एल की वैल्यूज। ये रही। तो फ्यूजन के लिए यहीं पे लिखवा दूँ, फ्यूजन के लिए 80 CGS में कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी, सॉरी डिग्री सी नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ पर ग्राम आएगा। ठीक है, Q इज इक्वल टू ML फॉर्मूला होता है इसका, और ये आता है 540 कैलोरी पर ग्राम। ओके, तो ऐसा यूनिट्स में इट विल बी गिवन टू यू। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे। तो CGS यूनिट में मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है, Q इज इक्वल टू ML। जैसे Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T है, तो लेटेंट हीट आपके पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू ML, बिकॉज डेल्टा T तो होता ही नहीं है यहाँ पे, तो Q इज इक्वल टू ML। सो दिस इज योर लेटेंट हीट। लो जी, यहाँ तक हो गया बेटा। ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, तो ये मैंने आपको करवा ही दिया। हीट ऑफ इवेपोरेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ओके। थोड़े से पॉइंट्स और हैं, तो वो भी मैं यहीं पे आपको क्लब करवा देता हूँ। पॉइंट नंबर 10, तो हीट ऑफ सब्लिमेशन। और व्हाट इज सब्लिमेशन? Yes, definitely. Solid is converted directly into vapors. Okay, and what is hoarfrost? Hoarfrost is when vapors directly convert into solids. तो सॉलिड में अगर आपका वेपर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड होरफ्रॉस्ट। भाई इतना ठंडा हो गया कि वेपर डायरेक्ट सॉलिड ही बन गए, इतनी ठंडा है। और सब्लिमेशन मतलब आपका सॉलिड जो था उसको आपने हीटअप किया तो डायरेक्ट वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसकी भी हीट होती है, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ होरफ्रॉस्ट। हमें उसमें जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, पॉइंट नंबर 12, जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस
मॉलिक्यूल्स प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन क्योंकि वी टेक आइडियल गैस, तो हमारी सारी कैलकुलेशंस में तो हम आइडियल गैस ही लेकर चलते हैं। फॉर आइडियल गैसेज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आइडियल गैस में हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेकर चलते हैं, तो इंटरनल एनर्जी इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इस बात को आपने याद रखना है। डन हो गया? ठीक है, तो जो आपके पास वेपर्स होते हैं ना, उनको हम आइडियल गैस ही मान के चलेंगे। ठीक, फिर यहां पर देर इज समथिंग कॉल्ड सुपर हीटेड वेपर्स। सिर्फ डेफिनेशन है। सो व्हेन स्टीम इज हैविंग, हाथ दर्द होने लग गया मेरा। टेम्परेचर विच इज मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री पर आपने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आपने अभी भी नहीं छोड़ा उसको और गर्मी देते रहे, जैसे कि हमारे प्रेशर कुकर्स में होता है। तो प्रेशर कुकर में चाहे जितनी मर्जी भाप बन जाए अंदर, हम उनको गैस थोड़ा ना ऑफ कर देते हैं, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। तो सुपर हीटेड स्टीम होती है दी स्टीम विच इज हैविंग मोर टेम्परेचर देन 100 डिग्री, दैट इज कॉल्ड सुपर हीटेड स्टीम। तो सुपर हीटेड स्टीम बिल्कुल ही आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। तो इसको परफेक्टली आइडियल गैस माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो सुपर हीटेड स्टीम है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। पॉइंट नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। पढ़िए कभी ये? क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन आपकी केमिस्ट्री का पार्ट है, तो इसको आप बहुत डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ोगे 11th-12th में। ठीक है, आई डोंट नो कि 11th में होता है कि 12th में होता है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो 12th में होगा। ठीक है, तो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन फिजिक्स में भी होती है। ठीक है, तो सिर्फ थोड़ा सा ही देखना है, इसको हमें ज़्यादा नहीं जाना। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे तो ही आपको इसमें थोड़ा मत्था मारना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। बस इसको लिख लेना, dp डिवाइडेड बाई dt, द चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू JL, ओके, डिवाइडेड बाय J इज ए कांस्टेंट, L इज लेटेंट हीट। ठीक है, T के जो भी उसका केल्विन में टेम्परेचर है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो ये आपके पास क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, विच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इन फिजिक्स। ओके, केमिस्ट्री में डिटेल में आएगा आपके पास। तो ये ज़्यादातर तब यूज़ होता है जब फेज चेंज होते हैं। ठीक है, यूज्ड ओनली व्हेन फेज चेंज हैपन्स। ओके, चलो जी, तो ये हम आगे रेफ्रिजरेशन और उन सब में यूज़ होता है बड़ी क्लासेस में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बट नॉट नाउ। तो बेटा अब यहाँ तक हमने कर लिया है, तो इसके बाद हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री रह गया, वो हम करेंगे कल, नॉट टुडे। तो एक आधा क्वेश्चन अब हम करके देख लेते हैं। ओके, सो लेट अस नाउ डू दिस क्वेश्चन। बेटा ट्राई करना आप। 0.75 ग्राम of petrol is burned in a bomb calorimeter which contains 2 kg water। ठीक है, the rise in temperature
was 3 degree C. Find calorific value of पेट्रोल. अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है बेटा पता है आपको? कैलोरीफिक वैल्यू इज कि अगर आप उसको यूनिट मास को बर्न करोगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू. तो वी नीड टू फाइंड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द पेट्रोल. दोबारा क्वेश्चन रीड करो. 0.575 ग्राम ऑफ पेट्रोल इज बर्न्ड इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर which contains 2 kg water. The rise in temperature of the water is 3 डिग्री सेंटीग्रेड. सारी की सारी हीट हम मान के चलेंगे कि पानी ने ले ली. फाइंड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द पेट्रोल. चलो ट्राई करके देखो. Abhi, are you doing? दो मिनट. ये कैसे कर रहे हो? मैं कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करनी है ना. हाँ भाई बेटा, शुड आई डू इट? देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो. पेट्रोल है मेरे पास थोड़ा सा 0.75 ग्राम, उसको हमने बर्न किया तो जितनी हीट रिलीज हुई उससे आपका पानी गर्म हुआ. तो हीट कितनी रिलीज हुई क्वेश्चन ये है. तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई. तो हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई तो हम कहेंगे कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. तो 2 kg था और C कितना स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आप यूज कर लो. तो लेट अस गो इन CGS ओनली, सो वी विल टेक इट 1. तो लेकिन ये 2 kg है तो 2 kg को आपको यस ग्राम बनाना पड़ेगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम. तो डेल्टा टी कितना हो गया 3. तो ये कितना हो गया 6000 कैलोरी. तो 6000 कैलोरीज बन गया मेरे पास. ठीक है, वी कैन कॉल इट 6 किलो कैलोरी. बेटा ये हीट एब्जॉर्ब्ड आएगा लेकिन आ दोनों तरफ से सकता है, लेकिन आप इसको हीट एब्जॉर्ब कर दो. क्यों भाई? कितनी हीट देनी पड़ेगी? हमने तो यही कहा ना कि पानी को कितनी हीट देनी पड़ेगी ताकि टेम्परेचर इंक्रीज हो. तो इट इज हीट एब्जॉर्ब्ड. बेटा तो नहीं कर सकते आप. इसमें डेल्टा टी है, वो तो कैलोरीफिक वैल्यू है ना. कैलोरीफिक वैल्यू तो मतलब ये है कि कितनी हीट जाउल पर केजी है. वो तो कि भाई 1 किलो पेट्रोल को जलाओगे तो कितनी हीट पैदा होगी, जाउल पर केजी. डिग्री सी का तो सिस्टम ही नहीं है उसमें. दिस इज थिंग. तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी हो गया, तो 6 किलो कैलोरी हो गया आपके पास हीट. ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं. तो इतनी हीट हमने जो है पानी ने एब्जॉर्ब की, तो मतलब इतनी हीट आपके पेट्रोल ने दिया होगा. तो हीट गिवन बाय पेट्रोल और रिलीज्ड बाय पेट्रोल विल बी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड
बाय वाटर। ठीक है, तो अगर ये है तो पेट्रोल ने भी इतनी हीट दी होगी। सो जो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल की आएगी हीट पर यूनिट मास। तो आपने 6000 कैलोरी आपकी थी डिवाइडेड बाय द मास, तो मास कितना था 0.75 ग्राम। ठीक है, तो यहां से आपके पास बन गया। तो जितना बन जाएगा आप ये देख लो कि व्हाट विल बी दी वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर कुछ और है, तो आई एम नॉट टेकिंग दैट वैल्यू। तो दिस यू कैन कैलकुलेट, कितना बन गया ये देखो, 60/75 कर लो आप। कितना हो गया, 60/75.8। अरे 8 × 10⁻³ आ रहा है मेरे पास, तो ये आ रहा है आंसर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है, 10⁻⁴ से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया। तो ये आ गया 8 × 10⁻³, तो ये आ गया 8 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो पानी की आपकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है पेट्रोल की, सॉरी, वो कितनी आ गई, इतनी, मतलब 1 ग्राम पेट्रोल में अगर आग लग गई तो कितनी एनर्जी पैदा हो जाएगी, 8000 कैलोरीज। दैट मच एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड। तो उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया। यस, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है बेटा, यहां पर आप लिख लो कैलोरीफिक वैल्यू, heat released when unit mass is burnt। ठीक है ना, तो कितनी हीट रिलीज होगी अगर यूनिट मास जो है उसका मैं बर्न करूंगा। तो इट कैन बी पर केजी, इट कैन बी पर ग्राम, ये आप पे डिपेंड करता है कौन सा यूनिट यूज करना है। तो ये आपके पास बन गया कैलोरीफिक। चलो बेटा, तो विद दिस आई एम क्लोजिंग इट टुडे। तो आपके पास कोई भी बुक होगी तो उसमें से आपने इसको करके देख लेना, और बाकी मैं आपको इसकी डीपीपीज शेयर कर देता हूँ, इस चैप्टर की भी और पुराने चैप्टर की भी, तो वो डीपीपीज आपने करके देख लेनी है। ठीक है, और 1 मार्क 2 मार्क की शीट भी मैं व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दूंगा। ओके, चलो जी फिर, ओके देन, ऑल द बेस्ट, बाय।